नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी और उत्तराखंड के 36 सांसदों के साथ चाय पर नाश्ता किया। पीएम ने खेल स्पर्धा और आजादी के अमृत महोत्सव सहित कई मसलों पर सांसदों के साथ चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में निषाद समाज की रैली को भी संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने रायबरेली में विजय रथ यात्रा निकाली और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसकी चौतरफा निंदा की गई। लखनऊ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि सहकारिता का मुनाफा करोड़ों छोटे छोटे लोगों के अकाउंट में जाता है। इसमें गरीब लोगों का आर्थिक विकास हो सकता है। शाह ने कहा कि कई सालों से यूपी की व्यवस्था चरमराई थी। आज यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन है। सारे माफियाओं को यूपी से योगी सरकार ने बाहर किया। आज मैं यहाँ हूं तब मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम मोदी जी ने पूरा किया। हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार की सफाई करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर व्यवस्था चरमरा गई थी, चाहे पद सरपंच की ऑफिस हो, चाहे पटवारी हो, वहां से लेकर पंचम तल तक हर जगह भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला था। योगी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को तिलांजलि देने का, उसको मुक्ति देने का कार्यक्रम हाथ में लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि यूपी में पहले सहकारिता की खराब स्थिति थी। सहकारिता आंदोलन माफियागिरी के शिकार थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश के 16 से अधिक कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ने इनके लाइसेंस जब्त कर दिए थे। सहकारिता आंदोलन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की माफियागिरी के शिकार हो चुके थे और उत्तर प्रदेश का किसान भी तबाह था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता एक अराजकता का माहौल का विभाग बन चुका था और सत्ता में बैठे हुए लोग सहकारिता पर पूरी तरह ऐसे जकड़े हुए थे। पीएम मोदी कल शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और साथ ही रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी करीब 12 बजे यहां पर पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज को मेरठ से जोड़ेगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। हाईवे एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर और पेट्रोल पंप भी बनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम यह अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। लगभग 600 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे बढ़ाकर के 8 लेन का किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच यह एक्सप्रेसवे बनाने की कार्रवाई हम लोगों ने यहाँ पर इसकी पूरी योजना बना ली है। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनेगा।
और अब बात करते हैं कांग्रेस के गढ़ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा की। न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 4.5 साल से जनता निराश है। बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए, बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। शिवपाल यादव के साथ रैली करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करें, हम मिलकर रैलियां करेंगे। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कोशिश, बीजेपी विरोधी दलों का स्वागत, क्षेत्रीय दलों के क्षेत्र में रैली करेंगे। न नौकरी, न रोजगार, न खाद, न पानी, न कुछ, बिजली भी महंगी, बिल भी आ रहे डबल ट्रिपल। तो ये और जिल्लत, लोग अपमानित हो रहे हैं सरकार में, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में, ईज ऑफ डूइंग क्राइम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। छोटी छोटी पार्टियों को लगातार गूंथने और एक माला में रखने का काम भी हमने शुरू किया सर। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाया, कल भी एक बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम था। आगे क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं और क्षेत्रीय दल जो भी हैं जो समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं उन सबका साथ लेंगे। कोई संयुक्त रैली का भी प्लान शिवपाल सर के साथ? जो क्षेत्र उन पॉलिटिकल पार्टीज का है, क्षेत्रीय दलों का जो जो क्षेत्र है वो दल अपनी तैयारी करें और हम मिल करके उन्हीं के क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे। दिल्ली में आज ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आने के बाद पूरे देश में ओमिक्रॉन के कुल 101 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले 20 हो गए हैं। हालांकि 20 मरीजों में से 10 लोगों को छुट्टी दे जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 4 महीने बाद कोरोना के एक दिन में 85 केस सामने आए हैं। चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और इससे पहले 1 अगस्त को दिल्ली में कोरोना के इतने केस मिले थे। भारत में अब तक 11 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना को लेकर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए ये फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत बार और रेस्तरां संचालित करने और सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों पर पुराने प्रतिबंध जारी रहेंगे। हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों से देश में जो डेली नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से कम है। लेकिन ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में कि पूरे विश्व में केसेस काफी अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर अपना विजिलेंस को बनाए रखें। दिल्ली और राजस्थान में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए इस बार 100 बेड तैयार किए गए हैं। कोविड हॉस्पिटल यहां पहले से ही बेहतर स्थिति में है। ऑक्सीजन का पहले 1 प्लांट था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज में ही 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं। पूरे जिले में 9 ऑक्सीजन प्लांट सरकारी अस्पतालों में सक्रिय हैं। ये बहुत तेज़ फैल रहा है, लेकिन जो देखा गया है इसमें सिम्टम की सीवियरिटी काफ़ी कम है और मोर्टेलिटी काफ़ी कम है। इसमें जो डायग्नोसिस वैसे ही करनी है आरटीपीसीआर, लेकिन इसका सीक्वेंसिंग अलग है और अलग इसका एंटीबॉडी बनता है और अलग इसको कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसमें रनिंग नोज और बॉडी और रेडनेस ऑफ आई, ये माइल्ड सिम्टम ज़्यादा हैं कंपैरेटिव। ब्रेथलेसनेस, हाई ग्रेड फीवर ये कम है इसमें। दिल्ली और राजस्थान में ओमिक्रॉन के मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आगरा में हाई अलर्ट है। चूँकि पहले भी चाहे कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर, दोनों में आगरा ने व्यापक रूप से नुकसान झेला है, तमाम लोगों की जान गई है। तो अब एक बार फिर तैयारियां जोरों पर हैं और पूरे शहर में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला अस्पताल से लेकर के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सबको अलर्ट रहने को कहा गया है। और अगर एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एसएन मेडिकल कॉलेज में जो बाल रोग विभाग है उसमें पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है और 100 बेड तैयार कर दिए गए हैं बच्चों के। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल है कोविड हॉस्पिटल, वहाँ भी तैयारी मुकम्मल है। तो ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए आगरा तैयार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोग सचेत रहें और नियमों का पालन करें। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा।
उधर गुजरात में होने जा रहे 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 की ब्रांडिंग के लिए लखनऊ में एक रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान गुजरात के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के मंत्री कनुभाई देसाई मौजूद रहे। ये सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। और इस आयोजन के जरिए ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को प्रोत्साहित करने के अवसर मिलेंगे। अलग अलग देशों से आ रहा निवेश भारत के लिए प्रगतिशील साबित होगा। गुजरात में निवेश करने के लिए 15 से ज्यादा देशों ने रुचि दिखाई है। गुजरात के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा सहायक रहा है। लखनऊ में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 रोड शो से गुजरात में पूंजी निवेश के अवसर मिलने की उम्मीद है। गुजरात आने वाले समय में रीयूनेबल ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और जल्द ही वैश्विक हब बनने वाला है। We can't depend on other countries, and India has all the capability to produce things in India, and aerospace and lot many industries has started in UP, and Gujarat is also trying to join with that. तो सर यूपी से क्या निवेश की उम्मीदें हैं? ऐसा नहीं है कि यूपी का निवेश उधर आएगा, इधर का निवेश. It is a national benefit, and nation has to grow with all technical know-how and all the resources which are available in UP. It will be used here. If port is near to Gujarat, Gujarat will be used like that. So it is the joint venture with all the people who are going to work for the nation. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। भोपाल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पंच